नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार की सियासत में आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी को जो बहुत पहले कार्यालय आवंटित किया गया था वन व्हीलर रोड एयरपोर्ट के पास में, जहां पर अभी पशुपति कुमार पारस का कब्जा है। अब बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने कार्यालय आदेश जारी करके अब कह दिया है कि पार्टी दफ्तर को खाली करना होगा। पशुपति कुमार पारस को लोकसभा चुनाव में तो झटका लगा ही, चिराग के सामने उनकी पार्टी बौनी साबित हो गई, और अब चुनाव के बाद ये बड़ा झटका लगा है कि उन्हें पार्टी दफ्तर खाली करना पड़ेगा। और ऐसे में चिराग पासवान का कद बिहार की राजनीति में कैसे ऊंचा लगातार हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कयास है कि पशुपति कुमार पारस पार्टी दफ्तर खाली करेंगे और चिराग पासवान उसमें एंट्री करते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से कड़ी बिया बड़ी है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा बिहार में अब लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव का बिगुल बजा है। रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होना है। बीमा भारती ने वहां से इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई और आज जदयू के तरफ से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई। बीमा भारती से हमारे सहयोगी ने बात किया कि आप लड़ेंगी या आपके परिवार से कोई लड़ेगा, उस पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। लेकिन इन दो खबरों के अलावा इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि अब बिहार विधान परिषद को नए सभापति मिलने जा रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि सभापति थे, सीतामढ़ी से लोकसभा के सांसद बन गए और आज उन्होंने सभापति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो कौन सा चेहरा नया सभापति हो सकता है, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। सबसे पहला सवाल तो वही है कि पशुपति कुमार पारस को तो बड़ा जोर का झटका दिया है आज बिहार सरकार ने। हाँ, अब तो पशुपति पारस की राजनीतिक मैंने उनका जो कैरियर है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और उम्र भी उनकी हो चली है, और उनके पास अब कोई पार्टी भी नहीं है जिसको लेकर वो आगे बढ़े। जो पार्टी मैंने जिस पार्टी को उन्होंने अपने जेब में रख लिया था अपने भतीजे को मैंने धोखा देकर, वो तो उनसे अब छिन गई है। अब चिराग पासवान को केंद्र सरकार ने, मैंने भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया और चिराग पासवान उस पर खरे उतरे। 5 सीटें उनको मिली, 5 सीट वो जीते। केंद्र सरकार में चिराग पासवान मंत्री बने, वही मंत्रालय मिला जो रामविलास पासवान कभी उसके मंत्री हुआ करते थे। तो चिराग पासवान की इस समय बल्ले बल्ले है, और ये कहना वो गलत नहीं होगा कि अगर वो पार्टी ऑफिस जिसके लिए लड़ाई भी चाचा भतीजे में चल रही थी पहले से ही, कि उस पार्टी पर कब्जा कर लिया था पशुपति पारस ने, और चिराग पासवान लड़ते रहे थे, तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि वो दफ्तर चिराग पासवान को मिल जाए। अमूमन आपको याद होगा कि जब पार्टी में विभाजन हुआ था और जब पशुपति कुमार पारस पटना आए थे, पार्टी कार्यालय में एंट्री करनी थी, तो यही बिहार सरकार की पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस ने वहां खड़ा होकर चिराग पासवान के समर्थकों पर लाठी चलाई थी और पशुपति कुमार पारस की एंट्री करवाई थी। लेकिन आज का दिन देखिए कैसे बदल गया है कि अब वही सरकार है जो कि कह रही है कि आप अब जल्द से पार्टी दफ्तर को खाली करिए। भले ही नवीनीकरण का बहाना हो, लेकिन ये तो 2019 से ही मामला था। लेकिन आज अचानक से उसे उठाकर पार्टी दफ्तर खाली कराने की बात कहना, क्या ये बताता है कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की जो नज़दीकी बढ़ी है उसी का ये असर है? निश्चित रूप से ये आजकल नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, ये असर उसी का है। और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी की बेटी को अपनी पार्टी से टिकट देकर, और वो सांसद भी बन गई हैं, तो ये दूरियां जो हैं और नज़दीक होते जा रही हैं। ये देखिए, राजनीति में पलटी मारने वाले नीतीश कुमार के माने उनके सिद्धांतों पर और उनकी कार्रवाइयाँ जो होती हैं उन पर भी, एक बार उन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री आवास दे दिया था जीतन राम मांझी को, और मांझी के लोगों ने वहाँ से कुछ आम और लीची तोड़ लिया, जिस पर कितना उन्होंने रिएक्शन अपना दिया था, और तोड़ने नहीं दिया आम भी। तो अब तो पार्टी दफ्तर एक बार उन्होंने जबरन दिलवाया पशुपति पारस को, अब उसी दफ्तर को खाली करवा के और फिर दिलवाएंगे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को। तो नीतीश कुमार ये करते रहे हैं, तो आज भी वो हो सकता है कि वो करेंगे,
कि ऐसे अमूमन विधायकों को जो फ्लैट मिलता है, पहले तो यही था कि एक किसी विधायक के फ्लैट को ही पार्टी दफ्तर दे दिया गया, लेकिन बिहार में जो पार्टी मजबूत पार्टियां हैं और हर पार्टी को जो ये इसमें हैं तो उनको दफ्तर तो मिलता ही है। तो नीतीश कुमार की सरकार ने भले ये कहा है कि वहाँ पर कुछ नवीनीकरण होगा, लेकिन आप पार्टी ने 2019 से नवीनीकरण नहीं किया, यानी टैक्स नहीं भरा, और उसके वजह से ये आपको पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश दिया गया है। हाँ, तो ये तो मैंने निश्चित है कि एक बहाना तो ढूंढना था कि मैंने इस कारण से आप खाली कराया जा रहा है। असल में वो देना है चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान की माँ भी अभी एक दिन पहले उन्होंने कहा कि अब हमारे बुरे दिन लग चुके हैं, अब अच्छे दिन आ गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन बार बार जो गले लगना, उनके पैर छूना, और नीतीश कुमार के साथ भी उनके घर पर जाके उनसे मुलाकात करना। तो चिराग पासवान राजनीतिक कद उन्होंने अपना बढ़ाया है, और उसके अलावा जो राजनीति में हमेशा फोकस में रहने का जो उनका है वो तेज़ी से बढ़ा है, और उनकी अहमियत को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि चिराग पासवान की एक और बड़ी जीत, जो पार्टी दफ्तर पर जो उनसे लाठीचार्ज करके उनसे खाली कराया गया था, अब उसी में सम्मानपूर्वक उनको प्रवेश दिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में अब तो कोई सांसद भी नहीं बचा, एक एमएलसी उनके विधान परिषद में है, अब एक है, वो कब पलटी मार दे कौन जानता है। हाँ, ये भी है, वो चिराग पासवान का कद बढ़ा है और उनके पुराने लोग हैं, ये नहीं है कि मैंने कोई नई बात है, एक ही परिवार के लोग हैं। उनके चाचा ने बीच में जो कुछ भी किया उसका उनको फल भी मिल गया है। तो अब ये तो हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान का, जैसे बीना वहाँ से वैशाली से जो वीणा देवी भाप गई, समय को समझ गई और पहले ही वो आ गई, तो उस तरह से अनेक लोग हैं जो चिराग पासवान के संपर्क में हैं और उनसे संपर्क साध सकते हैं। तो अब तो मैंने यही है कि चिराग पासवान का कद भी बड़ा है और बार बार आपको लगता है कि पार्टी दफ्तर में चिराग पासवान की एंट्री अब होगी? हो सकता है, निश्चित रूप से। नीतीश कुमार ने उनके पार्टी लोजपा रामविलास को होगा, निश्चित रूप से होगा। और ये वो जो एयरपोर्ट के पास वो चिर परिचित वो दफ्तर है, बहुत पहले से हम लोग वहाँ जाया करते थे, रामविलास पासवान थे तब से वो है, तो वो उम्मीद की जा सकती है कि चिराग पासवान को। पशुपति कुमार पारस की राजनीति बिहार में समाप्त। पशुपति पारस का माने द एंड जो उसको कहते हैं राजनीति में, और ऐसे भी अब तो वो सक्रिय भी नहीं दिख रहे हैं। चुनाव के समय उन्होंने बार बार ये कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, तो ऐसा लगा कि ये नई सरकार उनको कुछ गिफ्ट दे सकती है, लेकिन अभी तक तो कुछ इस तरह भी अंदेशा, इस तरह का भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो पशुपति पारस का कह सकते हैं कि मामला खत्म हो चुका है। तो उनके साथ तो जो लोग जुड़े थे, उनके भतीजे हैं प्रिंस राज, उनका तो अभी उम्र बचा है, पूरा राजनीतिक करियर। तो प्रिंस राज का अपना कोई राजनीतिक उनकी वो कोई उपलब्धि थी नहीं, वो अपने पिता, चाचा और इस पारिवारिक उसमें ही वो बन गए थे सांसद। उनकी अपनी कोई ताकत होती, अपना कोई वोट बैंक होता, तो जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने आप को बनाया, वो जनता के बीच गए, उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के सिद्धांतों पर मैं चलने वाला हूं और उन्हीं के उस पर आगे बढ़ूंगा। उनके पास उत्तराधिकार भी था रामविलास पासवान का, लेकिन चिराग इनके प्रिंस के राज के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। वो अपने चाचा, और चाचा कौन, जो खुद ही रामविलास पासवान के उस पर आगे बढ़े थे, उनके तमाम जो भी चाचा थे, 3 लोग जो सांसद बने और राजनीति में जो ऊंचा कद पाया, वो सब तो रामविलास पासवान के चलते थे। तो चिराग पासवान की अपनी एक अहमियत है, उन्होंने अपना कद बनाया है, उन्होंने संघर्ष किया है, जनता के बीच गए हैं, उसका फल मिला है। लेकिन प्रिंस वगैरह का तो कोई ऐसा वो है नहीं। तो होता तो समस्तीपुर में कहा ही जा रहा था कि इस बार लोकसभा में ताकत दिखा सकते थे। हाँ, अब उनको तो मौका मिला था, वहाँ से वो लड़ सकते थे, और उन्होंने तो कहा था कि हम हराएंगे, मैंने भीतर भीतर वो ये चल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, इसलिए प्रिंस राज या उनका कोई भी परिवार का सदस्य जो चिराग पासवान से अदावत करके और चाहेगा कि राजनीति में आगे बढ़े, तो उसका वोट बैंक ही नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान दुसाध जाति के, पासवान जाति के माने हुए नेता हैं, और उनको लोगों ने नेता मान लिया है, पूरी जाति जो है, और उनके लिए एक पक्षीय वोट करती है। चलिए, अब तो चिराग पासवान की बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर चाचा से दफ्तर छीनकर बिहार सरकार उन्हें आवंटित कर देती है। तो खैर, आगे अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल अब आदेश तो आ गया है कि पार्टी दफ्तर पशुपति कुमार पारस को खाली करना पड़ेगा।
लेकिन अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं जहां पर चर्चा रुपौली विधानसभा उपचुनाव की, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। बीमा भारती छोड़कर गई राजद में, तो ये चेहरे की तलाश जदयू में की जा रही थी। लेकिन आज जिस नाम का घोषणा हुआ, शायद बहुत लोग उससे परिचित ना हो, है ना, कलाधर प्रसाद मंडल उनका नाम है। और हमने भी उनके बारे में बहुत कुछ निकाला, बहुत कुछ छानबीन करने की कोशिश की, तो पता चला कि 2020 का विधानसभा चुनाव वो लड़े थे। तो कितनी बड़ी आप चुनौती देख रहे हैं जदयू के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी, रुपौली विधानसभा का उपचुनाव। असल में जदयू का ये चुनाव जो है, उपचुनाव जो है, वहाँ से लेसी सिंह लड़ रही हैं, आप इसको कह सकते हैं। लेसी सिंह ने ही पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार जब 2 बार उस इलाके में गए, तो लेसी सिंह ने ही कलाधर मंडल को उनसे मुलाकात कराया। कलाधर सिंह के मंडल के जो हैं, उनकी पत्नी जो हैं वो इलाके में मुखिया हैं, और उनका माने मुखिया जीती हैं तो वो कलाधर मंडल के ही दम पर जीती हैं। लेकिन कलाधर मंडल 2020 के इलेक्शन में जब लड़े तो 6-7 हज़ार वोट ही लेकर आ सके थे, इंडिपेंडेंट लड़े थे। तो निश्चित रूप से एक तो है कि कलाधर मंडल का इलाके में उनकी पकड़ है, तभी अपनी पत्नी को मुखिया बना सके हैं। लेसी सिंह का वरद हस्त उन पर है। लेसी सिंह चाहती हैं कि वो राजनीति में आगे बढ़ें, और बीमा भारती से लेसी सिंह की अदावत हर कोई जानता है। कुछ इलाके में वर्चस्व की लड़ाई है लेसी सिंह में और बीमा भारती में। तो बीमा भारती को अगर कोई काट खोजना है तो लेसी सिंह ने सोच समझकर कलाधर मंडल को खोजा होगा। एक तो जाति समीकरण की बात होगी कि दोनों अति पिछड़े हैं, तो कलाधर मंडल को खड़ा कर दिया जाए। लेसी सिंह ये बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी हैं, उसका असर उन पर रहेगा, तो उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी देखना होगा। लेकिन विधानसभा में लेसी सिंह 5 बार विधायक रही हैं, धमदाहा से रही हैं, और वो जीतते रही हैं, तो वो इलाका उनका है। लेकिन एक चर्चा और छिड़ी कि लेसी सिंह के, ये क्षमा करें, बीमा भारती के पति जो अवधेश मंडल हैं इलाके में दबंग हैं, तो आरजेडी अवधेश मंडल को कहीं टिकट दे सकती है। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है और उनके पीछे जो उनका जो कहानी है, उनकी जो छवि है, तो आरजेडी कोई रिस्क नहीं लेगी, ऐसा माना जा सकता है। तो बीमा भारती के सामने लेसी सिंह ने एक बड़ा चैलेंज खड़ा किया है, और जदयू के सामने, तो जदयू ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब तो उनके सामने एक चुनौती पप्पू यादव भी खड़े हैं आरजेडी के पास के सामने। तो अब आरजेडी को चुनना है कि वो किससे प्रत्याशी बनाता है। बीमा भारती को टिकट मिलेगा, इसमें अभी मैंने शक। बीमा भारती तो वहाँ की विधायक रही हैं और उनके इस्तीफे से ही यह सीट खाली हुई है, लेकिन जो करारी हार मिली शायद अभी उससे उबरी नहीं है, और इसीलिए शायद वो चाहती हैं कि उनके पति मैदान में उतरे। जैसा कि हमारे सहयोगी ने आज उनसे बात की, उनका इंटरव्यू किया, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर वो इंटरव्यू। और उनका साफ कहना है कि देखिए, लड़ेगी तो राजद ही, लेकिन फैसला पार्टी को लेना है कि वो किसको टिकट देगा। तो ऐसा लगता है कि बीमा भारती चाहती हैं कि उनके पति अवधेश मंडल को टिकट मिल जाए, लेकिन शायद राजद उनके पति को लेकर तैयार नहीं है। हाँ, ये बीमा भारती क्या चाहती हैं, उनके पति ही चाहते हैं, क्योंकि बीमा भारती और उनके पति के बीच जो रिश्ता है ये भी पब्लिक डोमेन में। माने एक समय ऐसा भी आया था कि माने इतनी पिटाई की थी उन्होंने कि उनके दोनों पैर और दोनों हाथ उनके टूट गए थे। तो उन पर घरेलू हिंसा का आरोप पति ने लगाया था। तो वो एक दबंग हैं और इस इलाके में, और उनके कहने पर बीमा भारती चलती है। बीमा भारती की अपनी कोई माने वो नहीं रहती है। तो बीमा भारती अगर चुनकर भी जाती हैं तो अवधेश मंडल के कारण चुन के जाती हैं। तो अवधेश मंडल ने ही उनसे कहा होगा कि मेरे बारे में बात करो या तो टिकट तो असल में बीमा भारती अवधेश मंडल की ही ये चाहत है। जैसे कि दानापुर में दबंग नेता रीतलाल यादव कहते रहे अपने से कि दीदी चाहेंगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, उनकी खुद ही इच्छा है चुनाव लड़ने के लिए, दीदी की क्या इच्छा होगी। तो अवधेश मंडल चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उनके सामने मुश्किल है कि आरजेडी किसी भी ब्लैक लिस्टेड को, माने इस तरह से छवि वाले को नहीं चाहती होगी कि अभी, और इसका फ़ायदा पप्पू यादव और जदयू दोनों को मिल जाएगा। विधान चुनाव होने वाला है, तो इस तरह से अगर प्रत्याशियों का चयन करेंगे तो आरजेडी को मुश्किल होगी। तो इसलिए अवधेश मंडल को टिकट मिलेगा, इसमें शक लगता है। देखिए, अब तो ये रुपौली की
जो बातचीत है वो अब लगातार होगी, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो गई है। 21 जून तक नामांकन होगा और फिर 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को रिजल्ट आएंगे। लेकिन इस सब के बीच में लोकसभा के सांसद कई नेता बने, जिसमें एक बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का भी नाम है। सीतामढ़ी से वो चुनाव जीत गए, राजद के अर्जुन राय को उन्होंने हराया और उसके बाद से ही चर्चा चल रही थी कि अब सभापति कौन बनेगा। इसके लिए अब सभापति के पद से देवेश चंद्र ठाकुर ने आज इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये जो सीट है सभापति की वो जदयू की है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के एमएलसी थे। तो ऐसे में अब सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से सभापति कौन बन सकता है या एनडीए किसे चुनेगा। देखिए, एनडीए के सामने माने ये तो तय है कि जदयू का वो सीट है और अवधेश नारायण सिंह जो उसके पहले सभापति थे वो भारतीय जनता पार्टी। हालांकि नीतीश कुमार उनकी इज्जत करते हैं और नीतीश कुमार उस समय भी वो चाहते रहे थे कि अवधेश नारायण सिंह ही रहें, लेकिन अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और ये सीट जदयू की है, तो जदयू में जो दो कद्दावर नेता हैं जो माने ये रखते हैं कि वो सभापति बन सकते हैं, उसमें गुलाम गौस का नाम सबसे आगे कहा जा सकता है। आरजेडी से ही जदयू में आए थे रामवचन राय भी और गुलाम गौस भी। ये दोनों आरजेडी के बहुत ही सुलझे और जानकार नेताओं में से थे, जो बाद में आरजेडी से नाराज होकर जदयू में चले आए। और जदयू में माने गुलाम गौस को तो अच्छी माने उनको सम्मानपूर्वक जगह भी जदयू में मिला है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से गुलाम गौस कटे से हैं। तो अगर मुस्लिम मतदाताओं को माने अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए एक कोशिश जदयू कर सकती है, तो उनके सामने एक चेहरा है गुलाम गौस का। रामवचन राय पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए और बहुत काबिल आदमी है। तो अवधेश नारायण सिंह जिस तरह से काबिल व्यक्ति थे उस तरह से रामवचन राय को तो आरजेडी में भी बहुत सम्मान मिलता रहा है और बिहार की राजनीति में उनका कद है। वो पढ़ने लिखने वाले और बहुत सुलझे राजनीतिज्ञ हैं। तो रामवचन राय के नाम पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन वही है कि जातिगत समीकरण को बिठाया गया तो एक ब्राह्मण से सीट खाली हो रही है, तो क्या किसी दूसरे ब्राह्मण को दिया जाए या अगड़ी जाति को, माने किसी दूसरे अगड़ी जाति को, या अल्पसंख्यकों को माने साधने के लिए गुलाम गौस को दे दिया जाए, या फिर रामवचन राय तो एक ऐसे नाम है जिनको हर कोई कह सकता है कि वो। तो इसलिए अब जदयू को ये फैसला करना है, उनके पास चेहरे हैं और उनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। तो देखिए, ये बिहार की सियासत में आज दिन भर जो घटनाएं चली उस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो पशुपति कुमार पारस को लेकर है। अब उन्हें पार्टी दफ्तर खाली करना होगा, क्योंकि भवन निर्माण विभाग के तरफ से आदेश दे दिया गया है कि आपने टैक्स नहीं चुकाया है, 2019 से ही आपका लंबित है। और ऐसे में जो आवंटित किया गया था आवास लोजपा को पार्टी कार्यालय के लिए लगभग 18 वर्ष पहले, अब उसे खाली करना होगा, आपका आवंटन रद्द किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर पार्टी कार्यालय खाली हुआ तो किसी दूसरे को दिया जाएगा, जिसमें सबसे आगे नाम चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का है। नीतीश कुमार के साथ आजकल काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियां हैं और जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी शांभवी चौधरी अब उस पार्टी की सांसद हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की बल्ले बल्ले हो सकती है, उनको अपना पुराना पार्टी कार्यालय मिल सकता है। और रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू के तरफ से कलाधर प्रसाद मंडल को कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है, लेकिन इंतजार राजद के तरफ से है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा और कब तक उसका ऐलान हो जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।